नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी शॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम सारणी देखते हैं किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन है दोस्तों। खेल की बात करें तो खेल से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 9 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान की बात करें तो स्थान से 5 क्वेश्चन है। पुरस्कार से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। रक्षा से 4 है। योजना की बात करें तो योजना से 1 है। और विविध की बात करें तो विविध से 7 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ए है हरमनप्रीत कौर, बी है स्मृति मंधाना, सी है शेफाली वर्मा और डी है दीप्ति शर्मा। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाली महिला, ठीक है, तो कौन बनी है? स्मृति मंधाना। इनसे पहले दोस्तों अपनी जो कप्तान थी मिताली राज, स्मृति मंधाना से पहले जो पूर्व कप्तान मिताली राज है, उनके 7 वनडे शतक थे और उनका रिकॉर्ड तोड़ करके स्मृति मंधाना अब फर्स्ट रैंक पे आ गई है। अब इनके नाम 8 वनडे शतक हो गए हैं। तो पहले नंबर पे कौन आ गई है? अब स्मृति मंधाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? ए है कांस्य, बी है सिल्वर, सी है स्वर्ण पदक और डी है इनमें से कोई नहीं। सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है वो अल्बानिया में के तिराना में आयोजित की गई थी, जिसमें मानसी अहलावत ने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य, ब्रोंज मेडल जीता है। और बात की जाए दोस्तों इस टूर्नामेंट की, तो अल्बानिया के तिराना में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम वेट में, कितने किलोग्राम में? 59 किलोग्राम वेट में मानसी अहलावत लड़ी थी और इनको द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के अतनु दास स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ए है स्वर्ण, बी है रजत, सी है कांस्य और डी है इनमें से कोई नहीं। भारत के अतनु दास हैं जो स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप थी, उसमें अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ये देख सकते हैं आप, अतनु दास हैं जो कि तीरंदाजी हैं से खेलते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? ए है हार्दिक पांड्या, बी है कुलदीप यादव, सी ऑप्शन है रिद्धिमान शाह और डी है यजविंदर चहल। तो भारतीय क्रिकेटर की बात की जाए तो अभी रिद्धिमान शाह, ये भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज थे रिद्धिमान शाह, इनके द्वारा अभी घोषणा कर दी गई है कि ये संन्यास ले रहे हैं क्रिकेट से। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। हाल ही में किस टीम ने एसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 जीता है? ए है भारत ए, बी है पाकिस्तान ए, सी है अफगानिस्तान ए और डी है श्रीलंका ए। एसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया विश्व कप, एशिया कप, ठीक है। तो किसकी बात करें तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ए ने ये टूर्नामेंट जीता है। और इसके फाइनल की बात करें दोस्तों तो फाइनल कहाँ हुआ था? अल अमरात में, जो कि ओमान में पड़ता है, वहाँ के क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर हुआ था, जिसमें श्रीलंका ए को किसने हराया था? अफगानिस्तान ए ने श्रीलंका ए को हरा करके एसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप अपने नाम किया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में मैथ्यू वेड ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ए है इंग्लैंड, बी है न्यूजीलैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो मैथ्यू वेड जो हैं वो भी विकेट कीपर बल्लेबाज थे और जो कि ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। ये इनके द्वारा भी संन्यास की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। और अब ये ऑस्ट्रेलिया के फील्डिंग कोच के रूप में कार्य करेंगे। पहले ये बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन थे, संन्यास लेने के बाद इनको अभी ऑस्ट्रेलिया का फील्डिंग कोच बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए है विपिन कुमार, बी है अनिरुद्ध सिन्हा, सी ऑप्शन है अजय कुमार आलोक और डी है रमेश कुमार।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? विपिन कुमार को। ठीक है, विपिन कुमार की बात की जाए तो ये बिहार कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कौन? विपिन कुमार जी। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ए है राजकुमार अवस्थी, बी है अतुल कुमार गोयल, सी ऑप्शन है अशोक चंद्रा और डी है अभय सिंह यादव। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? अशोक चंद्रा जी को। अशोक चंद्रा जी अतुल कुमार गोयल के स्थान पर अब पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है और फिलहाल अशोक चंद्रा कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और अब इनको बात की जाए तो अतुल कुमार गोयल की जगह ये अब पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत के रक्षा सचिव का पदभार किसने संभाला है? ए है अजय कुमार, बी है संजय मिश्रा, सी है गिरिधरन अरमाने और डी है राजेश कुमार सिंह। भारत का रक्षा सचिव का पदभार किसने संभाला है? राजेश कुमार सिंह ने। और इनकी बात की जाए तो ये 1989 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, केरल कैडर के अधिकारी हैं 1989 बैच के आईएएस अधिकारी, जिनको रक्षा सचिव, भारत सरकार का रक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। किसको? राजेश कुमार सिंह जी को। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में विवेक देवरान का निधन हो गया है। वे कौन थे या उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ए है भौतिक विज्ञानी, बी है शिक्षाविद, सी ऑप्शन है इतिहासकार और डी है अर्थशास्त्री। तो विवेक देवरान जी की बात की जाए तो ये अर्थशास्त्री थे और ये अर्थशास्त्री के साथ साथ प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के पद पर भी ये कार्य कर चुके हैं। कौन? विवेक देवरान, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर ए है अजय कुमार अरोड़ा, बी है अमरप्रीत सिंह, सी है एसपी धारकर और डी है तेजेंद्र सिंह। तो किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार अरोड़ा जी को भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? ए है पीयूष गोयल, बी है डॉक्टर एस जयशंकर, सी है राजनाथ सिंह जी और डी है अमित शाह जी। तो ऑस्ट्रेलिया में भारत का जो चौथा वाणिज्य दूतावास खोला गया है उसका उद्घाटन किसने किया है? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है?
ए है सचिन तेंदुलकर, बी है सौरव गांगुली, सी है MS धोनी और डी है राहुल द्रविड़। तो अभी झारखंड में विधानसभा के इलेक्शन है, तो चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है चुनाव के लिए? MS धोनी को। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। आगे बात करेंगे, हाल ही में ड्यूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ए है बोत्सवाना, बी है अल्जीरिया, सी ऑप्शन है यूक्रेन और डी है फिलीपींस। तो ड्यूमा बोको की बात की जाए तो इनको बोत्सवाना देश का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन है? ड्यूमा बोको। आगे देखेंगे, हाल ही में WAF का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? WAF यानी कि विश्व कृषि मंच का जो महासचिव नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? ए है पेम कौर, बी है कैमी बेडनोक, सी है डॉक्टर जैकलिन डी आरोस और डी है इनमें से कोई नहीं। WAF यानी कि विश्व कृषि मंच का जो महासचिव नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? डॉक्टर जैकलिन डी आरोस को। और इनकी बात की जाए दोस्तों तो डॉक्टर जैकलिन डी आरोस, इससे पहले वर्तमान की बात करें तो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की ये महानिदेशक हैं और अब इनको विश्व कृषि मंच यानी कि WAF का महासचिव भी नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे, स्थान से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देश का पहला राइटर्स विलेज। ऑप्शन है ए है सिक्किम, बी है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है असम और डी है मेघालय। तो देश का पहले राइटर्स विलेज की बात की जाए तो उत्तराखंड में ये बना है। और बात की जाए दोस्तों राइटर्स विलेज के उद्घाटन की तो वहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो सेवानिवृत्त होने के बाद उनको उत्तराखंड राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। और उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से देहरादून उत्तराखंड में लगभग 24 किमी दूर थानो गांव पड़ता है, उसको देश का पहला राइटर्स विलेज घोषित किया गया है और वहां पर इनका उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक नए जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? ए है एम्स चेन्नई, बी है एम्स पटना, सी है एम्स नई दिल्ली और डी है एम्स जोधपुर। तो मोदी जी द्वारा अभी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ किया गया है? एम्स नई दिल्ली में। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका? इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए एम्स आने वाले मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराना ही इस एम्स नई दिल्ली जो में खोला गया है जन औषधि केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ए है कोलंबो, बी है अहमदाबाद, सी है नई दिल्ली और डी है ढाका। तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, इसका आयोजन किया गया है और इसका जो विषय था वो क्या है? एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका। इस एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय था जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन कहां किया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी है दिल्ली में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती आती है वो 31 अक्टूबर को आती है और उस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया है। कहां किया गया है? गुजरात में। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और यह दिन देश की एकता, अखंडता और बहुसांस्कृतिक विविधता को समर्पित, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब एकीकरण हुआ था तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इस वजह से 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की
32वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ए है दिल्ली, बी है जयपुर, सी है गुजरात और डी है पटना। तो केंद्रीय हिंदी समिति की जो 32वीं बैठक का आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया है? दिल्ली में, और अमित शाह जी उसके मुख्य अतिथि थे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जो जीता है और वो पहली भारतीय बनी है, कौन बनी है? ए है सुरभि सिंह, बी है रेचल गुप्ता, सी ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा और डी है निकिता पोरवाल। तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? रेचल गुप्ता ने। इस प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था, जिसमें 70 देशों के मॉडलों ने हिस्सा लिया था और जिसमें जालंधर की निवासी हैं पंजाब की रेचल गुप्ता। इनके द्वारा यह खिताब जीतकर पहली भारतीय बनने का इनको गौरव मिला है। ठीक है, बात की जाए निकिता पोरवाल की, तो ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है और ये मिस इंडिया 2024 का खिताब जीती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, निकिता पोरवाल को, ये मिस इंडिया 2024 है। और जो रेचल गुप्ता है जो कि जालंधर पंजाब से, वो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीती है और ये पहली भारतीय महिला बनी है। क्लियर है? आगे देखते हैं, हाल ही में फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुरुषों का ना बेलन डी और किसने जीता है? ए है रोनाल्डो, बी है रोड्री, सी है विनियस जूनियर और डी है जूड बेलिंगम। तो फुटबॉल का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है वो बेलन डी और होता है, और पुरुषों की बात की जाए तो वो रोड्री ने जीता है। किसने? रोड्री ने। चलिए जानते, पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर स्पेन के रहे हैं। तो महिला भी स्पेन की है और जो पुरुष है वो भी स्पेन का ही है। ठीक है, पुरुष कैटेगरी की बात की जाए तो मैनचेस्टर सिटी के रोड्री, और महिलाओं में बात की जाए तो बार्सिलोना की एताना बोनमती। एताना जो बोनमती है बार्सिलोना की, ये लगातार दूसरी बार इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये जो अपने रोड्री हैं इनको पहली बार मिला है। तो ये दोनों ही स्पेन के हैं, रोड्री और एताना बोनमती, जिनको फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार होता है बेलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में किसे फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए है स्वामी अभेदानंद, बी है सदगुरु जग्गी वासुदेव, सी है बाबा रामदेव जी और डी है श्री श्री रविशंकर। तो फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया है। ठीक है, इनको यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? इनके द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के माध्यम से शांति और एकता को बढ़ावा देने में उनके वैश्विक कार्य के लिए फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है कौन सा है? ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया गया है। तो फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार है, जो कि श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया है। क्यों दिया गया है? इनके द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जो है उसके माध्यम से शांति और एकता को बढ़ावा देने में वैश्विक कार्य किया था, इस वजह से इनको ये फिजी के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे, रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज कौन से हैं? ए है अचल और अभिनव, बी है अदम्य और अक्षर, सी ऑप्शन है अजय और अमृत और डी है आकाश और अनंत। तो भारतीय जो तटरक्षक बल है उसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं 2 स्वदेशी गश्ती जहाज, उनका क्या नाम है? अदम्य और अक्षर। भारतीय तटरक्षक बल ने 2 स्वदेशी तेज गश्ती जहाज जो है अदम्य और अक्षर को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको जीसीएल बोलते हैं शॉर्ट में, उसके द्वारा किया गया है और इस जहाज में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बनाए गए हैं। यानी कि जो इस जहाज का निर्माण किया गया है उसमें जो मटेरियल लगा है वो भारतीय है। लगभग 60% जो मटेरियल लगा है उसका उपयोग जो भारतीय ही मटेरियल इसमें लगा है। ठीक है, इसका निर्माण तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए किया गया है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? अदम्य और अक्षर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर की शुरुआत किस फोर्स द्वारा की गई है? ए है भारतीय वायुसेना, बी है भारतीय सीमा सुरक्षा बल,
सी है रेलवे सुरक्षा बल और डी है भारतीय सेना द्वारा। तो वीर शहीदों के सम्मान के लिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर की शुरुआत की गई है। वो किस फोर्स द्वारा की गई है? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। क्या उद्देश्य रहने वाला है? यह पहल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नई दिल्ली में शौर्य का डिजिटल स्मारक यानी कि डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर वीर सैनिकों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए की गई है। ठीक है, तो डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा की गई है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय सैनिक वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास करने के लिए कौन सा देश पहुंची है? जो भारतीय सैनिक हैं जो कि युद्ध अभ्यास करने गए हैं, कौन सा? वज्र प्रहार, वो किस देश के साथ होता है? ए है इंडोनेशिया, बी है जापान, सी है अमेरिका और डी है रूस। तो जो वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास करते हैं भारतीय सैनिक वो अमेरिका के साथ करते हैं और अमेरिका गए हैं। भारत अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार के कौन सा संस्करण है? 15वें संस्करण का आगाज यूएसए के इडाहो स्थित आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में किया जा रहा है। ठीक है, 15वां संस्करण है जो कि भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। कौन सा? वज्र प्रहार। कहां पर किया जा रहा है? यूएसए के इडाहो स्थित आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में। क्या उद्देश्य रहने वाला इसका? दोनों देशों के सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना, संयुक्त अभियानों में सुधार करना और विशेष अभियानों की रणनीतियों का आदान प्रदान करना ही इस जो युद्ध अभ्यास है इसका प्रमुख उद्देश्य है। बात की जाए जो 14 नंबर यानी कि 14वें नंबर का जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो भारत में हुआ था। कहां पर? मेघालय के उमरोई में। ठीक है, तो 14वां जो संस्करण हुआ था वो मेघालय के उमरोई में हुआ था, इसको भी याद रखना है आपको। और अभी 15वां चल रहा है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चल रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में भारतीय सैनिक इंडोनेशिया के साथ कौन सा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है? ए है वज्र प्रहार, बी है गरुड़ शक्ति, सी है मालाबार और डी है टाइगर ट्रायम्फ। तो इंडोनेशिया के साथ जो भारतीय सेना युद्ध अभ्यास करती है वो कौन सा करती है? गरुड़ शक्ति। और अमेरिका के साथ वज्र प्रहार। ठीक है, याद रखना है इसको। भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का ये कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है जो कि 1 नवंबर से 12 नवंबर तक इंडोनेशिया के जकार्ता में सिजटुंग में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है? भारत और इंडोनेशिया के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है वो गरुड़ शक्ति होता है और वो जो है वो 9वें नंबर का जो संस्करण है वो 1 से 12 नवंबर तक इंडोनेशिया के जकार्ता के सिजटुंग में आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। योजना से संबंधित सवाल है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2.0 योजना शुरू की है? ए है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो किस राज्य ने दीपम 2.0 योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज श्रीकाकुलम जिले के इच्छापुरम मंडल के एदुपुरम में सुपर 6 प्रोमिस पहल के तहत दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं और जिसका उद्देश्य क्या रहता है? उनके जीवन स्तर में सुधार लाना ही इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो दीपम योजना का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश राज्य से। क्लियर है? आगे बढ़े। अभी विविध से संबंधित सवाल है। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में नामित किया गया है? ए है एआई, बी है ब्रेड, सी है योगा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कॉलिंस जो डिक्शनरी है उसके द्वारा 2024 का जो वर्ड ऑफ द ईयर जो शब्द घोषित किया गया है वो कौन सा किया गया है? ब्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? ए है चिराग पासवान, बी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी ऑप्शन है अमित शाह और डी है राजनाथ सिंह। तो रन ऑफ यूनिटी का जो आयोजन दिल्ली में किया गया था उसको हरी झंडी किसने दिखाई थी? अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में के मेजर जो ध्यानचंद स्टेडियम है उसमें रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई है। और ये क्यों इसकी बात की जाए दोस्तों तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो कि 31 अक्टूबर को आती है।
के अवसर पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के हिस्से के रूप में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था, जो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके लिए जो दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है उसमें रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपने जो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है अपने अमित शाह जी, इनके द्वारा इसको हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया है? ए है 60 वर्ष या उससे अधिक, बी है 65 वर्ष या उससे अधिक, सी ऑप्शन है 70 वर्ष या उससे अधिक, और डी है 75 वर्ष या उससे अधिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी जो आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया गया है उसमें 70 वर्ष या उससे अधिक की एज के जो नागरिक हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है। क्या है ये? 70 वर्ष प्लस जो एज के जो नागरिक हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उनको आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इस एज को याद रखना, 70 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट पर दीप को से रोशन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ए है गंगा नदी, बी है यमुना, सी है सरयू, और डी है गोदावरी। तो किस नदी के तट पर दीपकों से रोशन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सरयू नदी, अयोध्या में है। और बात की जाए दीपोत्सव के दौरान अयोध्या के सरयू तट पर लगभग 25.12 लाख दीपक जलाकर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये देख सकते हैं आप, कितना शानदार नज़ारा है। हाल ही में अमृत परंपरा फेस्टिवल सीरीज की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? अमृत परंपरा फेस्टिवल की ए है संस्कृति मंत्रालय, बी है परिवहन मंत्रालय, सी ऑप्शन है गृह मंत्रालय, और डी है पर्यटन मंत्रालय। तो अमृत परंपरा जो फेस्टिवल है उसकी शुरुआत संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है। क्या रहने वाला है इसको उद्देश्य? कला और संस्कृति के जरिए देश में एकजुटता लाने का प्रयास करना। अमृत परंपरा सीरीज के तहत पहला जो कार्यक्रम है वो कावेरी मीट्स गंगा है। क्या है? कावेरी मीट्स गंगा, जो कि 2 नवंबर से 5 नवंबर तक दिल्ली में कर्तव्य जो पथ है वहां और इसके साथ द्वारका के सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अमृत परंपरा फेस्टिवल है इसकी शुरुआत संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका जो उद्देश्य रहने वाला है कला और संस्कृति के जरिए देश में एकजुटता लाने का प्रयास है। और बात की जाए इसकी आयोजन की, तो जो अमृत परंपरा सीरीज उसके तहत पहला जो कार्यक्रम है वो कावेरी मीट्स गंगा के नाम से शुरू किया गया है, जो कि 2 नवंबर से 5 नवंबर तक दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में घोषित किया है? ए है जापान, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी, और डी है स्पेन। तो भारत और स्पेन ने मिलकर 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में घोषित करने का फैसला किया है। ठीक है, अंतिम सवाल देखते हैं आज का। गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति भारत में मुख्य अतिथि होंगे? ए है फ्रांस, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इंडोनेशिया, और डी है श्रीलंका। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांटो, वो 2025 में जो गणतंत्र दिवस होगा 26 जनवरी को, उसमें भारत के मुख्य अतिथि होंगे। हर साल भारत का जो गणतंत्र दिवस होता है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसी विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। और इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, 2025 में इसकी घोषणा हो गई है। पिछली बार की बात की जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे मैक्रो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।